हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक और नई कमाल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लड इविल सेट के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड इविल सेट का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे डिसेबल्स आपस में फाइट कर रहे थे, क्योंकि जो भी डिसेबल इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे ब्लड इविल सेट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसलिए वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। और इसी बीच हमें वहाँ पे चेंग हाउ नाम का एक डिसेबल दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बाकी सभी डिसेबल से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में अपने ओपोनेंट्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उन्हें हरा दिया था। ये देखकर वहाँ पे मौजूद कुछ और डिसेबल्स भी चेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेंग हाउ तो वहाँ पे अपने एक एक पंच के साथ उन सभी डिसेबल्स को हराता जा रहा था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए चेंग हाउ के दोनों साथी भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और उसी के साथ साथ वो दोनों वहाँ पे चेंग हाउ को चेयर करते हुए उसका हौसला बढ़ा रहे थे। वहीं देखते ही देखते चेंग हाउ बैटल अरीना के अंदर मौजूद सभी डिसेबल्स को वहाँ पे हरा देता है, लेकिन उन सभी डिसेबल्स को हराने के बावजूद भी चेंग हाउ वहाँ पे नहीं रुक रहा था, जो देखकर उसे ब्लड इविल सेट का ही एक मास्टर रोकते हुए कहता है कि अब बस करो, ये कंपटीशन खत्म हो चुका है और ये कंपटीशन जीतकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई हमारे ब्लड इविल सेट के अगले सक्सेसर बनने के लायक हो। उस मास्टर की ये बात सुनकर चेंग हाउ भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरते हुए अपने इस ब्लड इविल सेट को एक अलग बुलंदी के ऊपर ले जाऊंगा। तभी चेंग हाउ के दोनों दोस्त भी वहाँ पे उसके पास आते हैं और वो लड़का जिसका नाम हीटियान था, वो हर अच्छे बुरे वक्त में चेंग हाउ का साथ दिया करता था। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चेंग हाउ आज जिस भी मुकाम पे है वो सिर्फ और सिर्फ हीटियान की वजह से ही है, क्योंकि हीटियान अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान न देते हुए अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी चेंग हाउ को दे दिया करता था, क्योंकि वो अपने दिल से चेंग हाउ को एक सच्चा दोस्त मानता था। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसका ये दोस्त ही जिसके लिए उसने इतनी सारी कुर्बानियां दी है वो ही गद्दार निकलने वाला है। खैर हीटियान अपनी फियांसी के साथ मिलकर चेंग हाउ को कांग्रेट्स करते हुए कहता है, तुमने वाकई आज हम तीनों का सपना सच कर दिखाया है। और ये कहकर हीटियान उसे कहता है कि आज तक हम तीनों जहाँ भी गए हैं साथ मिलकर गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों को भी अपने साथ ब्लड इविल सेट में लेकर चलो, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लड सेट का ये रूल है कि जो कोई भी डिसेबल उनके एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेता है वो अपने साथ ब्लड इविल सेट को ज्वाइन करने के लिए दो और डिसेबल्स को भी ला सकता है। लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद चेंग हाउ का तो पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो चुका था। वो हीटियन की ये बात सुनकर बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहता है, मैंने इस एंट्रेंस एग्जाम को अपने दम पे पास किया है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम जैसे कमजोर लोगों की जगह उसी मामूली से गाँव में है जहाँ तुम लोग रहते हो। तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम दोनों इस सेट को ज्वाइन करने के सपने छोड़ दो और वापस अपने गाँव में जाकर अपना काम धंधा करो। अपने दोस्त चेंग हाउ की ये बात सुनकर हीटियन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो थोड़ा गुस्से से चेंग हाउ से कहता है, चेंग हाउ ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी है? इवन मैंने अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान न देते हुए सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया और अब तुम यहाँ पे हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। हीटियन की ये बात सुनकर चेंग हाउ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से हीटियन से कहता है, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से हूँ और अब तुम दोनों अपनी ये बकवास मान करके चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम दोनों को मार मार के यहाँ से भगाना पड़े। ये सुनकर हीटियन और उसकी फियांसी भी वहाँ पे थोड़ा डर जाते हैं। तभी हीटियन की फियांसी बीच में आकर चेंग हाउ को समझाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हीटियन ने तो तुम्हारे लिए अब तक कितना कुछ किया है, तुम कम से कम उसे तो अपने साथ लेके जाओ। हीटियन की फियांसी की ये बात सुनकर चेंग हाउ वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, हीटियन की तो मुझे वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे वहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत पड़ सकती है जो कि मुझे वहाँ पे चाय पानी और खाना दे सके। इसलिए अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। कब तक तुम अपनी लाइफ इस जैसे कमजोर लड़के के साथ बर्बाद करती रहोगी? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दूंगा। चेंग हाउ को ये बात सुनकर तो हीटियन वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो गुस्से से वहाँ पे चेंग हाउ से कुछ कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि हीटियन की फियांसी वहाँ पे चेंग हाउ के साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी। ये देखकर तो बेचारा हीटियन अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ एक ही पल में उसके दोस्त सबसे खास दोस्त पराये कैसे हो गए। और जब हीटियन सैड होते हुए इस बारे में अपनी फियांसी से पूछता है तो उसकी फियांसी का एटीट्यूड भी अब वहाँ पे पूरी तरह से बदल चुका था। वो कोल्ड एटीट्यूड में हीटियन से कहती है कि मैं कब तक तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के के साथ अपना टाइम जाया करती रहोगी? मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अब मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम आगे चलकर मेरे सपनों को पूरा कर सको। जबकि चेंग हाउ तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, वो फ्यूचर में मेरे हर एक सपने को पूरा करते हुए मेरी रक्षा भी करेगा। अपनी फियांसी की ये बात सुनकर हीटियन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक ही वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए चेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि आज चेंग हाउ ने एक ही पल में उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। पर जैसे हीटियन चेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचता है तो हीटियन उसे वहाँ पे एक ही झटके में उठाकर वहाँ से पीछे फेंक देता है और चेंग हाउ के एक अटैक में ही बेचारी हीटियन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि हीटियन अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर था और पावर लेवल के मुकाबले में तो चेंग हाउ के आसपास भी नहीं था। वहीं हीटियन की हरकत की वजह से अब चेंग हाउ को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से लड़के की हिम्मत कैसे हुई अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने की। और ये कहकर जैसे ही चेंग हाउ हीटियन को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है तो उसका मास्टर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको, तुम्हें
ऐसे खाली हाथ से मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और ये कहकर वो मास्टर उसे वहाँ पे एक ब्लड स्पिरिचुअल सोर्ड देते हुए कहता है, ये लो, इस ब्लड सोर्ड की मदद से इसे खत्म करो, पर उससे पहले इस ब्लड सोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने ब्लड का यूज करना होगा। वहीं उस ब्लड सोर्ड को देखकर तो चेंग हाओ की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे खुश होकर अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है उसे इतना ज्यादा पावरफुल गिफ्ट देने के लिए। और ये कहकर अचानक चेंग हाओ वहाँ पे एक डेविल स्मेल करते हुए अपने मास्टर से कहता है, आपका ये डिसेबल आपके इस गिफ्ट को कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पे चेंग हाओ के इरादे अपने मास्टर को लेकर भी बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। खैर उसके बाद वो अपनी सोर्ड लेकर ही टियान की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है, ही टियान, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हारे जैसे एक मामूली कल्टीवेटर को भी एक इतने ज्यादा खास ब्लड सोर्ड से मरने का मौका मिल रहा है। वहीं चेंग हाओ के हाथ में वो ब्लड सोर्ड देखकर ही टियान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो डर के मारे रेंगते हुए वहाँ से पीछे हटने लगा था। जो देखकर चेंग हाओ एक डेविल स्मेल करते हुए उससे कहता है कि अब भी हटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए मरने वाले हो। और ये कहकर चेंग हाओ जैसे ही वहाँ पे ही टियान के ऊपर हमला करने के लिए अपने ब्लड सूट को ऊपर उठाता है तो अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से चेंग हाओ वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और इसी के साथ वहाँ पे हमारे हीरो बाई चेंग की एंट्री होती है, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ये देखकर चेंग हाओ को वहाँ पे बाई चेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी ब्लड सूट लेकर आगे बढ़ता है। पर बाई चेंग ने तो वहाँ पे अपने सिर्फ और प्रेशर से ही उसे वहाँ से उड़ाते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया था। और बाई चेंग के ऐसी कमाल के पावर्स देखकर ब्लड ईवल सेट के सभी मास्टर्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बाई चेंग से यहाँ पे जो ऑरा निकल रहा था, इतना पावरफुल ऑरा तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम वाले कल्टीवेटर का भी नहीं होता था। और यही बात ब्लड ईवल सेट के सभी मास्टर्स को परेशान कर रही थी। पर वो सभी वहाँ पे किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए बाई चेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, सीनियर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका इस तरह से अचानक हमारे क्लैन में आने का रीजन क्या है? जिसपे बाई चेंग उन्हें वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपने क्लैन में शामिल करने के लिए कुछ डिसेबल्स को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे आना बेकार हुआ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डिसेबल दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं अपने क्लैन में शामिल कर सकूं। बाई चेंग की ये बात सुनकर उन तीनों मास्टर्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों वहाँ पे अपना अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से बाई चेंग से कहते हैं, तो तुम यहाँ पे हमसे हमारे डिसेबल्स को चुराना चाहते हो? हम लोग ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। असल में उन तीनों मास्टर्स को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद बाई चेंग यहाँ पे उनके डिसेबल चेंग हाओ को लेने के लिए आया है, इसलिए वो तीनों वहाँ पे अपना अपना ऑरा रिलीज करके अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए बाई चेंग के ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करने लगे थे। और देखते ही देखते वो तीनों मिलकर बाई चेंग के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट सूट को क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से उन्होंने वहाँ पे बाई चेंग के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी बाई चेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसने वहाँ पे उन तीनों को इतने ज्यादा खतरनाक हमले को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया था। ये देखकर उन तीनों मास्टर्स को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो तीनों वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि अचानक ही बाई चेंग वहाँ पे अपने हाथ को थोड़ा सा आगे पुश करता है और ऐसा होते ही उन तीनों मास्टर्स की कंबाइंड पावर से बनी हुई वो जेंट सूट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इवन वो तीनों खुद भी उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरते हैं, जहाँ उन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब उन लोगों से वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी बाई चेंग वहाँ पे उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, क्या यहाँ पे कोई और भी है जो मुझे रोकना चाहता है? बाई चेंग की ये बात सुनकर वो तीनों मास्टर जो कि बाई चेंग की पावर के एक नमूना देख चुके थे, वो डरते हुए बाई चेंग से कहते हैं, नहीं नहीं मास्टर, आप जो करना चाहते हैं करें, आपको यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ पे मारा नहीं। उन तीनों मास्टर्स की ये बात सुनकर बाई चेंग उनसे कहता है, ओके, अगर ऐसी बात है तो उस पर्सन को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाई चेंग की ये बात सुनकर चेंग हाओ को वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद बाई चेंग उसे वहाँ पे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है, इसलिए अचानक ही चेंग हाओ वहाँ पे बाई चेंग के सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगा था। जो देखकर बाई चेंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, क्या बाकी तुम कौन हो? जिसपे चेंग हाओ बहुत ही खुशी से बाई चेंग को बताता है कि मैं चेंग फैमिली का चेंग हाओ हूँ। जो सुनकर बाई चेंग उससे कहता है कि तुम्हें शायद यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए नहीं आया। जो सुनकर चेंग हाओ भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, तो फिर अब यहाँ पे किसे लेने के लिए आए हैं? और अभी अभी तीनों मास्टर्स ने यहाँ पे मेरे टैलेंट को चेक किया है, इनके मुताबिक यहाँ पे मेरे जितना टैलेंटेड और कोई भी नहीं है। जिसपे बाई चेंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? पर मेरे ख्याल से तो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड ये लड़का है। और ये कहकर बाई चेंग वहाँ पे ही टियान की तरफ इशारा करता है। बाई चेंग की उंगली अपनी तरफ देखकर ही टियान भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है, सीनियर, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? वहीं ये देखकर वो तीनों मास्टर्स भी कहते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो गई थी। हम लोग यहाँ पे ये समझ बैठे कि ये मास्टर शायद यहाँ पे चेंग हाओ को लेने के लिए आया है। अगर ये पहले ही हमें बता देता कि ये यहाँ पे इस कमजोर से लड़की को लेने के लिए आया है तो हमारे बीच यहाँ पे फाइट होती ही नहीं। वहीं चेंग हाओ अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए बाई चेंग से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम एक ग्रेट मास्टर हो और तुम रियल टैलेंट को जानते होगे, लेकिन तुम तो इस जैसे कचरे को टैलेंटेड कह रहे हो। मेरे ख्याल से तो शायद तुम्हारी नजर ही कमजोर है जो तुम इस जैसे कचरे को जीनियस कह रहे हो। जिसपे बाई चेंग उससे कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये वाकई एक रेयर जीनियस है, पर अभी तक इसने अपने अंदर की हिडन पावर को पहचाना नहीं है, इसलिए अभी ये बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन देखना, एक महीने के अंदर अंदर ये इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि तुम भी इसका सामना नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं अपने डिसेबल की ओर से तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि आज से पूरे एक महीने बाद इसी जगह पे तुम्हारे और मेरे डिसेबल के बीच में फाइट हो गई और उस समय मेरा डिसेबल तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा देगा। बाई चेंग की ये बात सुनकर चेंग हाओ वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि अब ये कचरा मुझे हराएगा। ओके ठीक है, मुझे भी तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। चेंग हाओ की ये बात सुनकर बाई चेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर ही टियान को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होते
होता है हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा सेट बना हुआ था और ये सेट किसी और का नहीं बल्कि बाई चेंग का ही था। बाई चेंग ही टियान को लेकर इसी जगह पे टेलीपोर्ट हुआ था और बेचारे ही टियान ने तो ये अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाई चेंग की तरह एक इतना ज्यादा पावरफुल ग्रेट मास्टर उसे खुद अपने सेट में शामिल करने के लिए आएगा। इसलिए वो वहाँ पे बाई चेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसके सामने झुक जाता है, जिसपे बाई चेंग उसे वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे बाई चेंग के सामने एक सिस्टम ओपन होता है जो बाई टियान को बताता है कि आपका ये मिशन पूरा हो चुका है। असल में सिस्टम ने ही बाई चेंग को ये टास्क दिया था कि उसे ही टियान को लेकर अपने क्लैन में आना है, पर अभी भी उसे सिस्टम की तरफ से दिया हुआ मेन टास्क पूरा नहीं हुआ था क्योंकि उसके सिस्टम के टास्क के मुताबिक उसे कुछ पावरफुल डिसेबल्स को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट बनाना था और अगर बाई चेंग ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो वो सिस्टम बाई चेंग को दोबारा उसके रियल वर्ल्ड में भेज देता, क्योंकि असल में बाई चेंग इस फैंटेसी वर्ल्ड का कल्टीवेटर नहीं था, वो तो कहीं और से ही टेलीपोर्ट होते हुए अचानक यहाँ पे पहुंच चुका था और यहाँ पहुंचते ही न जाने कैसे उसके पास ये सिस्टम भी आ गया था जिसने बाई चेंग के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो उसके लिए एक पावरफुल सेट को तैयार कर देता है तो वो सिस्टम बाई चेंग को वापस उसके रियल वर्ल्ड में भेज देगा। और हाँ, जो अभी ब्लड इवल सेट के बैटल अरीना में बाई चेंग ने अपनी अमेजिंग पावर्स दिखाई थी वो भी उसे वहाँ पे उसके सिस्टम ने ही दी थी ताकि बाई चेंग यहाँ पे अपने उस पहले टास्क को पूरा कर सके। और पहला मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिस्टम की तरफ से दी वो ये पहला ऐसा टास्क था जिसे बाई चेंग ने सक्सेसफुली पूरा कर दिखाया, वरना आज से पहले उसी सिस्टम ने जितने भी टास्क दिए थे वो उन सभी में फेल होते हुए आ रहा था। खैर उसके बाद बाई चेंग का सिस्टम उसे ही टियान की कल्टीवेशन के बारे में बताकर वहाँ से गायब हो जाता है कि कैसे उसे ही टियान के अंदर छुपी हुई पावर्स को एक्टिवेट करना है। वहीं दूसरी तरफ हम ही टियान को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे बाई चेंग के सामने झुका हुआ था और क्योंकि ही टियान खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझता था इसलिए वो पहले ही वहाँ पे बाई चेंग से माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर हो सकता है मैं आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पाऊं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और कभी भी आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा। जिसपे बाई चेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ पे सिस्टम की दी हुई पावर्स की मदद से ही टियान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसके अंदर छुपी हुई उसकी ट्रू पावर्स को जगाने लगता है और ये काम भी बाई चेंग को उसके सिस्टम ने करने के लिए बोला था। और जैसे ही बाई चेंग वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए ही टियान की पावर्स को एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही टियान की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। इवन देखते ही देखते वहाँ पे ही टियान की बॉडी के पीछे उसकी ड्रैगन स्पिरिट भी अपीयर हो गई थी और उसका वो स्पिरिचुअल ड्रैगन देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। ये सब देखकर तो बेचारे ही टियान को वहाँ पे खुद ही अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ गई और मैंने यहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रैगन को कैसे समन कर लिया। और ये कहते कहते ही टियान को वहाँ पे कुछ याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसके मास्टर बाई चेंग ने यहाँ पे उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा था और ये सब मेरे साथ शायद उसी वजह से हो रहा है। मुझे लगता है शायद मास्टर ने अपनी थोड़ी सी पावर्स मेरे अंदर भी डाल दी है और शायद इसी वजह से मैं यहाँ पे खुद को इतना ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मास्टर की पावर्स के बगैर तो मेरे लिए एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर पाना तो इम्पॉसिबल था। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं और उन जैसा पावरफुल पर्सन आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और ये कहकर ही टियान ने वहाँ पे एक बार फिर से बाई चेंग के सामने झुकते हुए उसे अपने दिल से अपना मास्टर मान लिया था, जो देखकर बाई चेंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा पहला डिसेबल मिल चुका है और आगे चलकर तुम्हारा ये डिसेबल तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इवन आगे चलकर ये तुम्हारे साथ इतना ज्यादा वफादार होने वाला है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा। और क्योंकि तुम्हारा पहला डिसेबल ही इतना ज्यादा अच्छा निकला है तो इसलिए मैं तुम्हें गॉड लेवल की टेक्निक दे रही हूँ जिसका यूज करते हुए तुम भी कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकते हो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि कल्टीवेटर बनाना उसका सपना था जो कि अब उस गॉड लेवल की टेक्निक की वजह से पूरा होने वाला था। पर जैसे ही बाई चेंग उस बुक को खोलकर समझने की कोशिश करता है तो उस बुक के अंदर लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस बुक में वो गॉड लेवल टेक्निक एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जो देखकर बाई चेंग गुस्से से अपने मन में कहता है कि ये बुक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि मुझे तो इसमें लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी सिस्टम की ही चाल होगी ताकि मैं कल्टीवेट करते हुए कहीं खुद पावरफुल ना हो जाऊं। इसी डर से इसने मुझे ये अजीब सी लैंग्वेज वाली बुक दी है, जबकि ये अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे इस वर्ड की लैंग्वेज नहीं आती। खैर अब बाई चेंग के पास वहाँ पे उस बुक को ही टियान को देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी गॉड लेवल टेक्निक ही टियान को दे देता है और बिल्कुल एक मास्टर की तरह उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहता है, इस बुक में लिखी हुई टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करो और जितना जल्दी हो सके इसे मास्टर करने की कोशिश करो। वहीं बेचारे ही टियान को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर उसे आते साथ ही एक इतनी ज्यादा पावरफुल और खास टेक्निक दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी पावरफुल टेक्निक तो चेंग हाओ के पास भी नहीं थी। इसलिए वो खुशी और हैरानगी के मारे बाई चेंग से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर क्या आप वाकई इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मुझे दे रहे हैं? जिसपे बाई चेंग सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाता है और ये देखकर ही बेचारे ही टियान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक ही वो सीरियस होते हुए बाई चेंग से कहता है, मास्टर आपने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे कितनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक दी है, इसलिए मैं भी आपसे वादा करता हूँ मैं जल्द से जल्द इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लूंगा ताकि आपको मेरे ऊपर प्राउड हो सके। और ये कहकर ही टियान वहाँ पे बाई चेंग से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आखिर हमारा सेट कहाँ है जहाँ पे हम रहने वाले हैं? हीटियन की ये बात सुनकर बाई चेंग उसे वहाँ पे एक छोटे से घर की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर तो हीटियन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो हैरानगी से अपने मन में कहता है, क्या ये एक छोटा सा घर हमारा सेट है? इससे बड़ा तो हमारा गाँव वाला घर था। पर अचानक ही वो अपना माइंड चेंज करते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ये जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है। और ये कहकर वो एक्साइटेड होते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर भले अभी ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे ये सेट एक दिन
दिन इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट बनेगा और अपने सेक्ट का नाम रोशन करने के लिए सबसे पहले मुझे खुद को पावरफुल बनाना होगा और उसकी शुरुआत मैं आपकी दी हुई इसी गोड लेवल की टेक्निक से करूंगा। और ये कहकर ही टियान वहाँ पे उस बुक को खोलते हुए उस गोड लेवल टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर में वो उस टेक्निक को पूरी तरह से समझ जाता है। और जब ही टियान ये बात अपने मास्टर को बताता है और वो शौक होते हुए अपने मन में कहता है क्या इसने इतनी जल्दी इस टेक्निक को समझ लिया। और ये सोचकर वो वहाँ पे हीटियन की तारीफ करते हुए उससे कहता है बहुत अच्छे, तो बताओ मुझे इस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड क्या है। जिसपे हीटियन भी जल्दी से अपने मास्टर को उस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड समझा देता है। और जैसे ही बाई चेंग को उस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड समझ आता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कमरे के अंदर आ गया था और हीटियन के बताए हुए कल्टीवेशन मेथड के मुताबिक वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगा था। पर बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी बाई चेंग वहाँ पे उस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाता, क्योंकि किसी भी टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए अभी तक बाई चेंग की मरीनेंसी ओपन नहीं हुई थी। और ये देखकर बाई चेंग बेचारा वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा सैड हो गया था। और अभी बाई चेंग वहाँ पे सैड होते हुए खुद को बुरा भला कह ही रहा था कि तभी अचानक उसे वहाँ पे बाहर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल आवाज सुनाई देती है, जिसे अभी बाई चेंग समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हीटियन वहाँ पे भागते हुए आकर बाई चेंग को बताता है, मास्टर मैंने आपकी दी हुई उस टेक्निक के पहले लेवल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। हीटियन की ये बात सुनकर तो बेचारे बाई चेंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने इतनी जल्दी उस टेक्निक के पहले लेवल को मास्टर भी कर लिया, जबकि मैं अभी तक उसे सही से समझ भी नहीं पाया हूँ। खैर ये सब सोचकर बाई चेंग वहाँ पे हीटियन की तारीफ करते हुए बाहर आ जाता है और वो एक तालाब के किनारे बैठकर वहाँ पे सोचने लगा था कि आखिर वो अपनी कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट करे। पर तभी हीटियन वहाँ पे एक बार फिर से उसके पास आते हुए उसे बताता है, मास्टर मैंने आपकी दी हुई टेक्निक के 4th लेवल को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। जो सुनकर बाई चेंग को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो अपने मन ही मन में गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर इसे इतनी जल्दी क्या पड़ गई है जो ये इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीखता जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरे मास्टर होने का क्या फायदा, क्योंकि इस तरह से तो मेरा डिसेबल ही मुझसे आगे निकल जाएगा। बाई चेंग को वहाँ पे इस तरह से उदास देखकर उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम भी कल्टीवेट करते हुए खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द अपने सेक्ट में कुछ और डिसेबल्स को भी शामिल करना होगा। और जैसे जैसे तुम अपने सेक्ट में डिसेबल्स को शामिल करते जाओगे तो हर एक डिसेबल के बदले में मैं तुम्हें कुछ पावर्स दूंगी, जिसकी मदद से तुम भी कल्टीवेट करते हुए खुद को पावरफुल बना पाओगे। अपनी सिस्टम की यह बात सुनकर बाई चेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसने अपने मन ही मन में ठान ली थी कि वो जितना जल्दी हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्स को अपने क्लैन में शामिल करेगा। और अभी बाई चेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर वहाँ पे एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसका नाम लीना था। लीना को देखकर बाई चेंग खुश होते हुए कहता है क्यों ना इसे भी मैं अपने क्लैन में शामिल कर लूं। पर तभी उसकी नजर वहाँ पे लीना के पीछे पड़े हुए कुछ इवल कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे लीना को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इवल कल्टीवेटर्स को देखकर बाई चेंग परेशान होते हुए कहता है, ये लोग तो घोस्ट क्लैन से हैं और सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहे हैं और अगर मैं इस लड़की को अपने क्लैन में शामिल करने के लिए जाता हूँ तो मुझे फिर इन लोगों का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और ये सोचकर बाई चेंग लीना को अपने क्लैन में शामिल करने का प्लान ड्रॉप कर देता है। और ये सोचकर जैसे ही बाई चेंग वहाँ से जाने के लिए पीछे पलटता है तो तभी अचानक ही टियान वहाँ पे आकर घोस्ट क्लैन के उन कल्टीवेटर से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामने एक लड़की को परेशान करने की। अगर तुम लोग मेरे मास्टर के हाथों से पिटना नहीं चाहते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। हीटियन की सारी बातें सुनकर घोस्ट क्लैन के उन सभी कल्टीवेटर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उनका लीडर वहाँ पे थोड़ा गुस्से से हीटियन से कहता है, लड़के अपनी बकवास बंद करो और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे इस मैटर से दूर ही रहो। उस लीडर की ये बात सुनकर तो बाई चेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है कि अगर तुम इस लड़की को नीवल कल्टीवेटर से बचा लेते हो तो उसके रिवार्ड में मैं तुम्हें एक ड्रैगन पेट दूंगी जो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे क्लैन की रक्षा करेगा। पर उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इस लड़की की जान बचानी होगी। ड्रैगन पेट का नाम सुनकर तो बाई चेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। इवन वो लीना को बचाने के लिए भी वहाँ पे तैयार हो गया था, लेकिन साथ साथ उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि आखिर वो अकेला इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा और वो भी इतने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लोगों का, जिन्हें अगर मौका मिल गया तो वो बाई चेंग को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और जैसे वो इवल कल्टीवेटर्स वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें देखकर ही बेचारे बाई चेंग की आवाज टाइट हो गई थी, इसलिए वो एक बार फिर से वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन उसकी सिस्टम उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी के भी तुम्हें अपनी पावर्स दे रही हो जिसका यूज करते हुए तुम इन सभी इवल कल्टीवेटर्स को बहुत आसानी से हरा सकते हो। और ये कहकर बाई चेंग की सिस्टम एक बार फिर से उसके अंदर अपनी पावर्स डाल देती है, जिसकी वजह से बाई चेंग किसी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद देखते ही देखते बाई चेंग ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही चुटकी में एक फायर टोर्नेडो की मदद से उन सभी इवल कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ से गायब कर दिया था। जो देखकर लीना और हीटियन को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उनके सामने खड़ा हुआ ये पर्सन कितना ज्यादा ताकतवर है, जिसने अपनी सिर्फ एक चुटकी से ही घोस्ट क्लैन के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ हम घोस्ट क्लैन के इवल कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि वहाँ से गायब होते हुए एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुके थे, जिसे बाई चेंग ने ही बनाया था उन इवल कल्टीवेटर्स को वहाँ पे ट्रैप करने के लिए। वहीं घोस्ट क्लैन के उन कल्टीवेटर्स को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उनके साथ यहाँ पे सब हो क्या रहा है और अचानक वो लोग इस तरह से गायब होते हुए यहाँ पे कैसे पहुंच गए। लेकिन उनके लीडर को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बाई चेंग ने शायद उन्हें यहाँ पे किसी इल्यूजन में ट्रैप कर रखा है, इसलिए वो लीडर वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने में लग गया था। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सभी अटैक्स वहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम में टकराते ही वहीं पे खत्म हुए जा रहे थे। लेकिन वो लीडर अभी भी अपनी हार नहीं मानता और वो अपने लोगों के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत
बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था ताकि वो लोग खुद को यहाँ से आजाद करवा सके। वहीं दूसरी तरफ हम एटियन को देखते हैं जो कि लीना के सामने अपने मास्टर की तारीफें किए जा रहा था। एटियन लीना से कहता है, देखा मेरे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल से तो तुम्हें भी हमारे सेट को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे मास्टर के होते हुए कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एटियन की सारी बातें सुनकर लीना भी वहाँ पे सोच में पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ बाई चैंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, तुमने मेरे कहने के मुताबिक उस लड़की की जान बचा ली है, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हें एक ड्रैगन पेट दे रही हूँ जो कि फ्यूचर में चलकर तुम्हारी और तुम्हारे पूरे क्लैन की रक्षा करेगा। और उस सिस्टम के ऐसा कहते ही अचानक ही बाई चैंग के हाथों में वहाँ पे एक छोटा सा ड्रैगन आ गया था जो कि आगे चलकर उसके क्लैन का गार्डियन बनने वाला था। पर बाई चैंग वहाँ पे छोटे से ड्रैगन को देखते हुए कहता है, क्या क्या ये मेरी और मेरे क्लैन की रक्षा करेगा? मुझे तो लगता है अभी इसे खुद किसी की रक्षा की जरूरत है। जिसमें बाई चैंग की सिस्टम उसे बताती है कि रियल वर्ल्ड में इसकी एज बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए ये इस तरह से छोटा दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसे अपनी रियल फॉर्म में देखना चाहते हो तो एक बार इसे अपने स्पिरिचुअल रियलम में भेज के देखो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग भी जल्दी से अपने उस ड्रैगन को अपनी स्पिरिचुअल रियलम में भेज देता है। और जैसे ही उसका वो ड्रैगन स्पिरिचुअल रियलम में पहुंचता है तो अचानक उसका साइज वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ पे पहुंचकर जोर से रोर करता है तो बेचारे घोस्ट क्लैन के लोगों की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब अचानक से यहाँ पे एक ड्रैगन कहाँ से आ गया। और ये सोचकर उन सभी इवल कल्टिवेटर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन उस ड्रैगन को वहाँ पे इवल कल्टिवेटर्स के हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर तो वो सभी इवल कल्टिवेटर्स बेचारे वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो कि बाई चैंग की पावर्स को देखकर उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसके सेट को ज्वाइन करते हुए इसकी डिसेबल बन जाऊं तो मैं यहाँ पे हर खतरे से महफूज रहूंगी। और ये सोचकर लीना अचानक वहाँ पे बाई चैंग के सामने झुकते हुए उससे कहती है, मास्टर मैं आपकी डिसेबल बनते हुए आपके सेट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। लीना की ये बात सुनकर बाई चैंग को भी एक झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है, अभी से क्या हो गया, ये अचानक से खुद ही मेरे सेट को ज्वाइन करने के लिए कैसे रेडी हो गई। पर ये सब बाई चैंग बाई से जाहिर नहीं करता। वो अचानक ही सीरियस होते हुए लीना से कहता है, मैं किसी को ऐसे ही अपने सेट के अंदर शामिल नहीं कर सकता, पहले मुझे तुम्हारी पावर्स को चेक करना होगा कि तुम मेरे सेट को ज्वाइन करने के काबिल हो भी या नहीं। और ये सोचकर जैसे ही बाई चैंग उसके पावर्स को चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो अचानक ही उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे रोक देती है। और बाई चैंग से कहती है कि तुम्हें इस लड़की की पावर्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की सच में तुम्हारे सेट को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उल्टी टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा। ये तुम्हें और तुम्हारे सेट को लेकर सिर्फ 10% ही वफादार है क्योंकि अभी भी उसे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग चौंकते हुए उससे कहता है, क्या इसे अभी तक भी मेरे ऊपर यकीन नहीं हुआ? हालांकि अभी तो मैंने इसकी इवल कल्टिवेटर से जान बचाई थी। मुझे तो लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा मतलबी है और ये सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे सेट को ज्वाइन करना चाहती है ताकि ये यहाँ पे सुरक्षित रह सके। आखिर अब मैं ऐसा क्या करूँ जो इसे मेरे ऊपर पूरा यकीन हो जाए। बाई चैंग की ये बात सुनकर उसकी सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि इस लड़की के अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन है जिसे तुम्हें 3 दिनों के अंदर अंदर अवेकन करना होगा क्योंकि 3 दिनों के बाद वो फीनिक्स ब्लड लाइन हमेशा हमेशा के लिए इसकी बॉडी के अंदर से गायब हो जाएगी। इसलिए अगर तुम 3 दिनों के अंदर अंदर इसकी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने में इसकी मदद करते हो तो न सिर्फ इस लड़की का यकीन तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा बल्कि मैं भी तुम्हें रिवार्ड के तौर पर एक कमरा दूंगी जहाँ पे तुम आराम से रह सकते हो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जैसे ही लीना की फीनिक्स ब्लड लाइन को चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो लीना को लगता है कि शायद बाई चैंग उसका गलत फायदा उठाना चाह रहा है, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए पीछे हो जाती है और अब उसका ट्रस्ट लेवल 10% से घटकर 5% ही रह गया था। ये देखकर बाई चैंग बहुत ही एटीट्यूड से खुद ब खुद ही पीछे हट जाता है, जो देखकर एटियन थोड़ा गुस्से से लीना से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? मास्टर तो तुम्हारी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन करने के लिए तुम्हें छू रहे थे और तुमने उस बात को गलत लेते हुए इतना बड़ा मौका गवा दिया। अगली बार मेरी बात याद रखना कि जब भी मास्टर तुम्हें छूने की कोशिश करे तो उन्हें खुद को छूने देना, यकीन मानो उनका टच तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खैर उसके बाद बाई चैंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से जाते हुए लीना को भी उसके रहने के लिए कमरा दे देता है जो कि किसी को बाल से कम दिखाई नहीं दे रहा था और अब बेचारी लीना को भी अपनी थोड़ी देर पहले वाले रिएक्शन के ऊपर पछतावा हो रहा था। वहीं जैसे ही बाई चैंग वहाँ से अपने रूम में आता है तो वो अपनी सिस्टम से कहता है कि मैंने लीना को अपने सेट में शामिल करके तुम्हारी दी हुई टास्क को पूरा कर लिया है, तो अब तुम्हारी बारी है मुझे रिवार्ड के तौर पर एक लग्जरी रूम देने की। जिसपे बाई चैंग की सिस्टम उससे कहते हैं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे आगे क्या करना है। और ये कहकर उसने बाई चैंग को उसके रहने के लिए एक लग्जरी रूम दे दिया था जो कि किसी महल से कम नहीं लग रहा था, जिसे देखकर बाई चैंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है कि फाइनली आज काफी दिनों के बाद मुझे थोड़ी बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये कहकर बाई चैंग खुश होते हुए अपने बड़े से बेड के ऊपर जाके लेट जाता है और वो वहाँ पे सोते हुए खुद से ही कहता है कि जब मेरे डिसेबल्स मुझे इस लग्जरी रूम के अंदर देखेंगे तब उन्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और अब इसी तरह से बाई चैंग सोते हुए वहाँ पे अपने सुहाने सपने सजा ही रहा था कि तभी अचानक ही वो वहाँ पे बेड से नीचे गिर जाता है। असल में ये सब कुछ उसकी सिस्टम ने किया था। उसकी सिस्टम उसे वहाँ पे जगाते हुए कहती है कि अभी तुम्हारे पास इस तरह से सोने का समय नहीं है, तुम जानते हो ना कि तुम्हें सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर लीना की फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करना होगा और अगर तुम ऐसा करने में फेल हो गए तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर्स वापस ले लूंगी और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारे डिसेबल्स के सामने तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें बार बार मुझे ये सब याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर बाई चैंग आधी रात को ही अपने कमरे से बाहर आ जाता है क्योंकि अब उसे भी
धीरे धीरे अपने सिस्टम की तरफ से मिले हुए इस नए टास्क की वजह से थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर सोते हुए लीना की फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन कर देगा। और ये सोचकर बाई चेंग लीना के कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पे हीटियन भी आ जाता है, जो अपने मास्टर को देखकर थोड़ा चौंकते हुए उनसे पूछता है, मास्टर आप आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप इस तरह इतनी रात को लीना के रूम की तरफ क्यों बढ़ रहे थे। हीटियन को वहाँ देखकर बाई चेंग थोड़ा गुस्से से अपने मन में कहता है, लो फिर आ गया जासूस कहीं का, एक तो न जाने ये क्यों हर बार मेरे मैटर में टांग अड़ाने के लिए आ जाता है। और अभी बाई चेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लीना भी अपने रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी पकड़ रखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो इवल कल्टीवेटर्स दोबारा यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन जब वो अपने सामने बाई चेंग और हीटियन को देखती है तो बाई चेंग को लेकर उसका ट्रस्ट लेवल 5 से कम होकर 3 पे आ गया था, क्योंकि लीना को ऐसा लग रहा था कि शायद बाई चेंग इतनी रात को उसका फायदा उठाने के लिए आ रहा था। ये देखकर तो बेचारा बाई चेंग बुरा समूह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर हर बार ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। और अब तो बेचारे बाई चेंग को अपनी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि लीना के रिएक्शन ने तो ये साफ साफ जाहिर कर दिया था कि लीना अब कभी भी खुद को बाई चेंग को छूने नहीं देगी। पर तभी अचानक ही बाई चेंग को एक आइडिया आता है और वो अपने सिस्टम की तरफ से दी हुई उसे गोल्ड लेवल वाली टेक्निक को बाहर निकालकर उसे लीना को देते हुए कहता है, मैं तो बस ये टेक्निक मुफ्तों में देने के लिए आ रहा था। हीटियन ने इस गोल्ड लेवल टेक्निक को बहुत जल्द सीख लिया था, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भी हीटियन की तरह टैलेंटेड हो या नहीं। वहीं जैसे ही लीना उस बुक के टाइटल को पढ़ती है तो सिर्फ उस बुक के टाइटल से ही लीना को उस बुक के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जो देखकर बेचारे बाई चेंग को पहले से भी बड़ा झटका लगता है। और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़की तो हीटियन से भी ज्यादा टैलेंटेड निकली, इन दोनों के सामने तो मेरी पावर्स कुछ भी नहीं है। खैर इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए बाई चेंग लीना से पूछता है, ओके अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे इस बुक के अंदर कौन सा कल्टीवेशन मेथड लिखा हुआ है। बाई चेंग की ये बात सुनकर लीना भी बहुत ही आसानी से उस बुक के अंदर लिखे हुए कल्टीवेशन मेथड के बारे में बाई चेंग को बता देती है। और लीना का हर एक शब्द बाई चेंग को किसी पत्थर की तरह लग रहा था। खैर उसके बाद बाई चेंग हीटियन से सवाल करते हुए पूछता है कि जब तुमने 5th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था तब तुम्हें कैसा लगा था। बाई चेंग की ये बात सुनकर हीटियन की बजाय उल्टा लीना वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मास्टर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि ब्रेक थ्रू करते वक्त कैसा फील होता है। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आज तक कभी ब्रेक थ्रू किया ही नहीं है। लीना की ये बात सुनकर हीटियन उसे वहाँ पे थोड़ा डांटते हुए कहता है, लीना ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुमने मास्टर के कमाल के पावर्स को नहीं देखा। मास्टर ऐसी छोटी मोटी टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, वो किसी सुप्रीम लेवल की टेक्निक की प्रैक्टिस करते होंगे, इसलिए वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू करते हुए मुझे कैसा लगा था। और ये कहकर हीटियन बाई चेंग को अपने 5th लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद की फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि जब मैंने 5th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था तब मुझे अपने अंदर इतनी ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ, जो कि इस वर्ल्ड में किसी को भी हरा सकता है। और ये कहकर हीटियन अचानक ही बाई चेंग से कहता है कि मास्टर ये टेक्निक तो हम दोनों सीख चुके हैं, इसलिए अब हम लोग एक शॉर्ट टेक्निक को सीखना चाहते हैं। आपने डिसेबल हीटियन की ये बात सुनकर बाई चेंग थोड़ा गुस्से से अपने मन में कहता है कि अब इसने ये क्या मांग लिया, आखिर इसके लिए अब मैं एक शॉर्ट टेक्निक कहाँ से ले आऊँ। तभी अचानक ही बाई चेंग के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है कि अगर तुम 24 घंटे के अंदर अंदर 60 से ज्यादा पेड़ों को काट देते हो तो मैं तो मेरे वार्ड के तौर पर वो शॉर्ट टेक्निक दे सकती हूँ। और अपने डिसेबल्स के सामने अपनी इज्जत को बचाने के लिए बाई चेंग भी सिस्टम के दिए हुए इस टास्क को पूरा करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो लीना से कुल्हाड़ी लेकर सीधा वहाँ से जंगल में आ जाता है। लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बावजूद भी बेचारा बाई चेंग एक भी पेड़ नहीं काट पाता, क्योंकि अभी बाई चेंग के अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक पेड़ को भी काट सके। तभी उसके दोनों डिसेबल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि बाई चेंग को इस तरह से पेड़ काटते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाई चेंग अपने मास्टर वाले रूप में आते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हो, हमें अपने सेट को और ज्यादा प्यारा बनाने के लिए इन पेड़ों को काटना होगा, इसलिए तुम दोनों जल्दी से मिलकर इन सामने वाले 60 पेड़ों को काट दो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों भी उन पेड़ों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद बाई चेंग उन दोनों को वहीं पे छोड़कर अपने खाने के इंतजाम के लिए एक मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करने लगा था। पर बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो वहाँ पे एक मुर्गे को भी नहीं पकड़ पा रहा था। तभी अचानक ही उसके दोनों डिसेबल्स वहाँ पे उसके पास आते हुए कहते हैं, मास्टर हमने आपके बताए हुए पेड़ों को काट दिया है। अपने दोनों डिसेबल्स की ये बात सुनकर बाई चेंग को एक झटका लगता है, कहा वो पूरी रात में एक सिंगल पेड़ भी नहीं काट पाया था, जबकि उसके दोनों डिसेबल्स ने मिलकर सिर्फ कुछ ही देर में 60 से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया। और यही बात बाई चेंग को वहाँ पे हैरान कर रही थी, पर क्योंकि बाई चेंग ने उन पेड़ों को कटवा कर अपना टास्क पूरा कर लिया था तो इसलिए उसे सिस्टम की तरफ से वो शॉर्ट टेक्निक मिल जाती है, जिसे बाई चेंग भी खुशी खुशी अपने दोनों डिसेबल्स को दे देता है। उस शॉर्ट टेक्निक को देखकर हीटियन के साथ साथ लीना भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिसके बाद वो शॉर्ट टेक्निक के लिए बाई चेंग का शुक्रिया अदा भी करती है। तभी अचानक ही बाई चेंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि लीना का ट्रस्ट लेवल तुम्हारे ऊपर बढ़ते हुए 20% से भी ज्यादा हो गया है। ये देखकर बाई चेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि हीटियन की तरह बहुत जल्द लीना भी अपने दिल से उसे अपना मास्टर मान लेगी। और यही सब सोचते हुए अभी बेचारा बाई चेंग वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक ही हीटियन उससे सूट की मांग करने लगता है, जो देखकर बाई चेंग गुस्से से अपने मन में कहता है कि आखिर इस लड़के को प्रॉब्लम क्या है, इसे हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, अब आखिर भला मैं इसके लिए सूट कहाँ से लाऊं। लेकिन तभी अचानक ही बाई चेंग को एक आइडिया आता है और वो कोल टून में अपने दोनों डिसेबल से कहता है कि अभी तुम दोनों स्वॉर्डमैनशिप को सीख रहे हो, इसलिए एक रियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की
बजाय तुम दोनों लकड़ी से बनी हुई सोर्स का यूज करो ताकि तुम दोनों में से किसी को भी चोट ना आए। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हीटियन उनसे प्रेस होते हुए कहता है, मास्टर आप तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। ये बात तो हमारी दिमाग में ही नहीं आई थी कि रियल सोर्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए हमें चोट भी आ सकती है। इसलिए वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं और लीना तो थोड़ा उदास होते हुए बाईचेंग से माफी भी मांगती है, जिसपे बाईचेंग उसे कहता है, नहीं नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी अनजान पर्सन के ऊपर यकीन करना किसी लड़की के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है, पर अब जब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो ही गया है तो अब मैं तुम्हारी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर देता हूँ। और ये कहकर अचानक ही बाईचेंग लीना के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसके अंदर अपनी सिस्टम की तरफ से दी हुई पावर डाल देता है। और जैसे ही वो पावर वहाँ पे लीना की बॉडी के अंदर जाती है तो देखते देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पल में लीना की सारी ब्लॉक मरीडियंस ओपन हो गई थी। और अब क्योंकि उसकी सारी मरीडियंस ओपन हो चुकी थी तो इसलिए देखते देखते वहाँ पे लीना की फीनिक्स ब्लड लाइन भी अवेकन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लीना से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था। इवन हमें वहाँ पे लीना के ऊपर उसकी फीनिक्स मार्शल स्पिरिट भी दिखने लगे थे। पर तभी अचानक लीना उसी लकड़ी की बनी हुई स्वॉर्ड को उठाते हुए अपनी फिनिक्स पावर की मदद से वहाँ जंगल में एक पेड़ के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। और लीना की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पेड़ वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखकर हीटियन के साथ साथ बाईचेंग को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर निकलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लीना और हीटियन यही सोच रहे थे कि आखिर हमारे मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर है जो उन्होंने सिर्फ एक ही झटके में लीना की सारी ब्लॉक मरीडियंस को ओपन कर दिया। लेकिन जैसे ही उन तीनों की नजर वहाँ पे सामने जाती है तो वो पूरा जंगल आग में जल रहा था, क्योंकि अपने उस अटैक में लीना ने अपनी फिनिक्स पावर का यूज किया था और उसकी फिनिक्स फायर वहाँ पे धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल चुकी थी। ये सब देखकर बाईचेंग भी परेशान होते हुए कहता है कि अब इस आग का मैं क्या करूँ, इस तरह तो मेरा सारा सेक्ट ही खत्म हो जाएगा। वही लीना को वहाँ पे एक बार फिर से बाईचेंग के ऊपर शक होने लगा था। वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ पावर्स होती तो अब तक ये अपने सेट को बचाने के लिए कुछ कर चुका होता। और इसी के साथ वहाँ पे एक बार फिर से लीना का बाईचेंग के ऊपर ट्रस्ट लेवल एक बार फिर से घटने लगा था। लेकिन तभी अचानक ही बाईचेंग वहाँ पे अपने सिस्टम की मदद से अपने उसी स्पिरिट ड्रैगन को अपने स्पिरिचुअल रियलम से बाहर ले आता है, जिसके अंदर आइस एलिमेंट की पावर्स थी। और देखते ही देखते वो स्पिरिट ड्रैगन वहाँ पे अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वहाँ जंगल में लगी हुई आग को पूरी तरह से बुझा देता है। और अपने सामने वहाँ पे एक इतने बड़े ड्रैगन को देखकर हीटियन और लीना को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन अब लीना को वहाँ पे बाईचेंग के ऊपर पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई आम पर्सन नहीं है, इसलिए उसका ट्रस्ट लेवल भी 20% से होता हुआ 100% पे पहुंच चुका था। ये देखकर तो बाईचेंग को भी एक झटका लगता है, क्योंकि उसने भी ये कभी नहीं सोचा था कि लीना का ट्रस्ट लेवल उसके ऊपर इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ एम्परर अपने एक मास्टर के पास जाते हुए गुस्से से उसे कहते हैं, मुझे उम्मीद है अब तक तुमने मेरे बेटे को फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए कुछ न कुछ सोच लिया होगा। लेकिन वो मास्टर अचानक ही एम्परर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी तक मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि प्रेस की बॉडी बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है उन्हें फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए किसी बहुत ही ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन मेथड का यूज करना होगा। अपने उस मास्टर की ये बात सुनकर एम्परर भी वहाँ पे अपने एक सीक्रेट वेपन को बाहर निकालते हुए किसी ऐसी जगह की तलाश करने लगता है जहाँ उसका बेटा जाकर अपनी आगे की प्रैक्टिस कर सके। और देखते ही देखते उसे वो जगह मिल भी जाती है जो कि घोस्ट सेक था। इसलिए एम्परर जल्दी से अपने बेटे को अपने पास बुलवाकर उसे घोस्ट सेक को ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसपे प्रेसियन यंग मास्टर भी थोड़ा डरते हुए अपने पिता से कहता है, पर फादर घोस्ट सेक तो किसी को भी इतनी जल्दी अपने क्लैन के अंदर शामिल नहीं करता। जिसपे एम्परर गुस्से से अपने बेटे से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा है वो करो। आज तक तो तुम कोई एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए हो और अब अगर तुम ये काम करने में भी फेल हो गए तो भूल जाना कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। और ये कहते हुए एम्परर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हम बाईचेंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे लेटा हुआ मजे से आराम कर रहा था। पर तभी अचानक ही उसका मजा खराब करने के लिए उसको दोनों रिसेबर्स वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं, जो कि अब दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि उनके सिर्फ और प्रेशर से ही बाईचेंग वहाँ से पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन बाईचेंग तो बाईचेंग था, वो बहुत ही स्टाइल से पीछे गिरते हुए लेट जाता है। तभी हीटियन अपने मास्टर बाईचेंग से कहते हैं, मास्टर मैंने इस सोर्ड टेक्निक को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और मैं आपको यहाँ पे अपनी सोर्डमैनशिप दिखाना चाहता हूँ। जिसपे बाईचेंग उसे कहता है कि हाँ दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या कि तुमने किस तरह की सोर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हीटियन उस लकड़ी की सोर्ड से ही अपनी सोर्डमैनशिप वहाँ पे बाईचेंग को दिखाने लगा था, जो कि वाकई काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही थी। और हीटियन की ऐसी कमाल की सोर्डमैनशिप देखकर बाईचेंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा कुछ पहली बार हो रहा होगा कि कोई डिसेबल अपने ही मास्टर से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। न जाने इस हीटियन को देखते हुए मुझे हर बार ऐसा फील क्यों होता है कि मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ। और अभी बाईचेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक कि उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है कि मुझे यहाँ आसपास किसी का ऑरा महसूस हो रहा है और मेरे ख्याल से शायद वो पर्सन भी यहाँ पे तुम्हारे सेट को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें घोस्ट क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रिंस भी वहाँ पे पहुंच चुका था। और वहाँ पहुंचकर प्रिंस घोस्ट किंग को सारी बात बता देता है और आखिर में उनसे ये भी कहता है कि मैं आपके घोस्ट क्लैन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसपे वहाँ पे खड़े कैलर प्रिंस ही कहता है कि अगर तुम हमारे घोस्ट क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें हमारे घोस्ट किंग के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करना होगा। जिसपे प्रिंस के साथ वाला सोल्जर गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो जो तुम लोग हमारे प्रिंस को अपने सामने झुकाने की बात कर रहे हो। लेकिन प्रिंस जो कि ऑलरेडी अपने पिता की बातें सुनकर पूरी तरह से अंदर
से टूट चुका था। वो अपने सोल्जर को रोकते हुए वहाँ पे घोस्ट किंग के सामने झुकने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रिंस वहाँ पे घोस्ट किंग के सामने झुक पाता उससे पहले ही वहाँ पे एक आदमी भागते हुए आकर घोस्ट किंग को आकर बताता है कि हमने अपने जो आदमी उस लड़की को पकड़ने के लिए भेजे थे वो सभी की सभी गायब हो चुके हैं और हमें उनका ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि वो सभी की सभी मर चुके हैं। आपने उस आदमी की ये बात सुनकर घोस्ट किंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने वहाँ पे अपने उस आदमी को ही खत्म कर दिया था। और उसके बाद घोस्ट किंग गुस्से से अपने उस सेलर से कहता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने हमारे क्लैन के लोगों को मारा है। अगर तुम उसे ना ढूंढ पाए तो फिर मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। और ये कहते हुए घोस्ट किंग अचानक ही गुस्से से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाईचैंग के सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीना और हीटियन दोनों अपनी अपनी सूट प्रैक्टिस में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे देखने से ये साफ साफ पता चल रहा था कि लीना सूटमैनशिप में हीटियन से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। पर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे घोस्ट क्लैन के कुछ लोग आते हुए उन दोनों को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और लीना को देखकर वो एल्डर खुश होते हुए कहता है कि जल्दी से पकड़ लो इस लड़की को और इसके साथ वाले इस लड़के को खत्म कर दो। पर जैसे घोस्ट क्लैन के वो लोग उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी सूटमैनशिप का यूज करते हुए घोस्ट क्लैन के लोगों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगे थे। और अपने लोगों को वहाँ पे इस तरह से मार खाते हुए देखकर वो एल्डर प्रिंस से कहता है अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से इन दोनों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। उस एल्डर की ये बात सुनकर मजबूरन प्रिंस को भी उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन हीटियन और लीना तो दोनों अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, इसलिए वो दोनों मिलकर वहाँ पे प्रिंस के ऊपर भी भारी पड़ने लगे थे। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी पावर्स को प्रिंस की पावर्स के साथ मर्ज करते हुए उन दोनों के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लीना और हीटियन दोनों वहाँ पे गिरते हुए बेहोश हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम बाईचैंग को देखते हैं जो कि मजे से अपने रूम में सो रहा था, पर तभी अचानक ही वहाँ पे उसके सामने उसके सिस्टम ओपन होते हुए गुस्से से उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे सो रहे हो, बाहर चल के देखो कि बाहर क्या हो रहा है। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग भी बुरा समूह बनाते हुए अपने कमरे से बाहर आने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ घोस्ट क्लैन के उन लोगों ने लीना और हीटियन को बंदी बना लिया था और वो एल्डर गुस्से से लीना को धमकी देते हुए कहता है चुपचाप मुझे बता दो कि हमारे घोस्ट क्लैन के लोगों को किसने मारा था, जिस पे लीना उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उस पर्सन के बारे में जान सको। लीना की ये बात सुनकर घोस्ट क्लैन के उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे अपनी एक सोड को बाहर निकाल कर उसे प्रिंस को देते हुए कहता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हुए इन दोनों को खत्म कर दो। पर अभी वो एल्डर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाईचैंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है और कॉल टून में उस एल्डर से कहता है चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे बाकी साथियों का हुआ था। बाईचैंग की ये बात सुनकर वो एल्डर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओ तो तुम हो वो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मुझे ऐसी कोई भी खास बात दिखाई नहीं दे रही, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस क्लैन दोनों को खत्म करते हुए पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर भी बाईचैंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो अभी भी उसी तरह से अपने एटीट्यूड में वहाँ पे खड़ा था। और बाईचैंग की ये बात उस प्रिंस को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर रही थी। तभी वो एल्डर वहाँ पे प्रिंस को वो सोट देते हुए कहता है और टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से इन दोनों को खत्म कर दो। उस एल्डर की ये बात सुनकर प्रिंस भी जल्दी से उस एल्डर से वो सोट लेते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करने की बजाय उन दोनों को वहाँ पे आजाद करवाते हुए वहाँ से बाईचैंग की तरफ भागने लगता है, क्योंकि प्रिंस ने अपने मन ही मन में बाईचैंग को अपना मास्टर मान लिया था। ये देखकर उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एल्डर गुस्से से अपने लोगों से कहता है कि इन दोनों के साथ साथ इस प्रिंस को भी खत्म कर दो। पर जैसे ही वो एल्डर वहाँ पे अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाईचैंग ने अचानक वहाँ पे एक बार फिर से अपनी उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ से अपने स्पिरिचुअल में भेज दिया था। पर अपने स्पिरिट ड्रैगन की मदद से बाईचैंग प्रिंस और अपने दोनों डिसेबल्स को वहाँ पे बाहर बुला लेता है और बाईचैंग के पास उस स्पिरिट ड्रैगन को देखकर तो प्रिंस वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद अचानक ही प्रिंस वहाँ पे बाईचैंग के सामने झुकते हुए बाईचैंग से कहता है मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसेबल बनाते हुए मुझे अपने सेक्ट में शामिल कर ले। जो देखकर प्रिंस के साथ वाला सोल्जर उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ बाईचैंग भी बिल्कुल मास्टर वाले एटीट्यूड में उसे कहता है तुमने मेरे डिसेबल्स की जान बचाकर ये साबित कर दिया है कि तुम वाकई काफी ज्यादा नेक दिल हो, इसलिए मैं भी तुम्हें अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। बाईचैंग के ऐसा कहते ही बाईचैंग की सिस्टम वापस उसके सामने ओपन होते हुए उसे कांग्रेस कहती है एक और डिसेबल को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए। और ऊपर से बाईचैंग की सिस्टम उसे बताती है कि प्रिंस का ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर 70% से भी ज्यादा है, लेकिन लीना की तरह तुम्हें इसकी भी ब्रेक थ्रू करने में मदद करनी होगी और अगर तुमने सक्सेसफुली ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगी। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग अचानक आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथ वहाँ पे प्रिंस के कंधों के ऊपर रख देता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे प्रिंस के पावर्स को अवेकन करने के लिए उसने अपनी पावर्स भी वहाँ पे प्रिंस के अंदर डाल दी थी। और बाईचैंग की वजह से वहाँ पे प्रिंस की भी ड्रैगन पावर्स अवेकन हो जाती हैं, जिन्हें न जाने वो पिछले कितने सालों में अवेकन करने में लगा हुआ था, लेकिन आज बाईचैंग ने उसकी ड्रैगन पावर्स को एक ही झटके में अवेकन कर दिया। इसलिए प्रिंस दोबारा वहाँ पे बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। और प्रिंस के पावर्स को अवेकन करवाने के रिवार्ड में बाईचैंग को अपने सिस्टम की तरफ से रिवार्ड के तौर पर एक ड्रैगन बोन मिलती है, लेकिन वो ड्रैगन बोन उसके किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन बोन का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता था जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट हो। इसलिए बाईचैंग वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये कहकर बाईचैंग ने अपनी वो ड्रैगन बोन भी वहाँ पे प्रिंस को दे दी थी, जो देखकर तो प्रिंस के साथ साथ लीना और हीटियन को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ड्रैगन बोन को एक बहुत ही ज्यादा खास और रेयर ट्रायर माना जाता था। और बाईचैंग ने तो यहाँ पे ऐसे ही वो ड्रैगन बोन प्रिंस को दे दी। यही बात उन तीनों को वहाँ पे हैरान कर रही थी। इवन प्रिंस तो वहाँ पे एक बार फिर से बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका
उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। और प्रिंस के साथ साथ लीना और हीटियन के दिल में भी बाईचैंग के लिए इज्जत अब वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खैर उसके बाद देखते ही देखते प्रिंस ने उस ड्रैगन बोन का यूज करते हुए एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस के उसी मास्टर को देखते हैं जो कि अपने उसी सीक्रेट वेपन की मदद से भविष्य देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उस मास्टर को वहाँ पे अपने सामने एक विजन दिखाई देता है जहाँ उसका डिसेबल प्रिंस ड्रैगन एम्परर बन चुका था। और ये देखकर उस मास्टर को वहाँ पे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके सीक्रेट वेपन में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके बाद हमें दोबारा बाईचैंग के क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाईचैंग के सभी डिसेबल्स उसके पास आते हुए उससे पूछते हैं, मास्टर क्या हमारे सेक्टर में कुछ खाने के लिए नहीं है? आपने डिसेबल्स की ये बात सुनकर अचानक ही बाईचैंग को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने डिसेबल्स को अपने स्पिरिचुअल एरिया में भेजकर जल्दी से घोस्ट क्लैन के लोगों का सामान लाने के लिए कहता है, क्योंकि बाईचैंग उनके सामान को बेचकर अपने लिए खाना खरीदने वाला था। खैर उसके बाद बाईचैंग अपने डिसेबल्स के साथ उस सामान को बेचने के लिए पास के एक गाँव की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुंचने में भी उसे 2 दिन से ज्यादा का समय लग गया था। और जैसे ही बाईचैंग उस गाँव में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे यूशिन नाम का एक डिसेबल दिखाई देता है जो कि वहाँ पे जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। और उस लड़की यूशिन को देखकर अचानक ही बाईचैंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, ये लड़का तुम्हारा डिसेबल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खैर वहाँ पे सारा सामान बेचने और खाना खरीदने के बाद बाईचैंग अपने डिसेबल्स की मदद से यूशिन को भी अपने क्लैन में ले आता है। इवन बाईचैंग ने अपनी सिस्टम की मदद से उसका इलाज करते हुए उसे वहाँ पे ठीक भी कर दिया था। लेकिन जैसे यूशिन वहाँ पे होश में आता है तो उल्टा वो उन लोगों के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई? मैं तो मरना चाहता था। यूशिन की ये बात सुनकर बाईचैंग के डिसेबल्स उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, आखिर तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो तुम मरना चाहते हो? जिसपे यूशिन उन्हें बताता है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे और उसके बाद मेरे अंकल ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब मेरे अंकल को पता चला कि मेरे पास सुप्रीम बॉडी है और मैं कल्टीवेट करने के लिए किसी सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरी सुप्रीम बॉडी को बेकार बनाते हुए मेरी सारी बोन्स को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। और अपनी सुप्रीम बॉडी के बगैर मैं जीकर क्या करूंगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। यूशिन की ये सारी बातें सुनकर बाईचैंग के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गए थे। लेकिन तभी अचानक बाईचैंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर लेते हो तो न सिर्फ तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी बल्कि उसी के साथ साथ मैं तुम्हारी सुप्रीम बॉडी को अवेकन करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। बाईचैंग की ये बात सुनकर यूशिन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर उसी के साथ साथ यूशिन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था। वो अचानक ही वहाँ पे बाईचैंग के पैरों में गिरते हुए कहता है कि अगर आपने मेरी सुप्रीम बॉडी को ठीक कर दिया तो आप जो कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यूशिन की ये बात सुनकर तो बाईचैंग भी वहाँ पे खुश हो जाता है क्योंकि उसे यूशिन के रूप में एक और नया डिसेबल मिलने वाला था। उसके बाद बाईचैंग वहाँ पे उसकी सुप्रीम बॉडी को अवेकन करने के लिए उसके दोनों कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी पावर उसके अंदर डाल देता है। और जैसे ही बाईचैंग की पावर वहाँ पे यूशिन की बॉडी के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे यूशिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और न सिर्फ वहाँ पे यूशिन की सुप्रीम बॉडी अवेकन हो गई थी बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। और यूशिन को वहाँ पे ठीक होते हुए देखकर उसके सभी साथी डिसेबल्स भी वहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तो वहीं यूशिन वहाँ पे बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। जिसके बाद बाईचैंग अपने बाकी सभी डिसेबल्स को यूशिन को अपना सेट दिखाने के लिए कहता है और हीटियन अभी यूशिन को अपना सेट दिखा ही रहा था कि तभी अचानक यूशिन की नजर वहाँ पे पास में ही बने हुए एक तालाब के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर यूशिन वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो हीटियन के मना करने के बावजूद भी उस तालाब के अंदर नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन वो तालाब तो असल में बाईचैंग के स्पिरिचुअल रियलम में जाने का रास्ता था, इसलिए यूशिन भी वहाँ से होता वो सीधा बाईचैंग के स्पिरिचुअल रियलम में आ गया था। और वहाँ पे अपने सामने उस स्पिरिट ड्रैगन को देखकर तो उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी और ऊपर से वो स्पिरिट ड्रैगन उसे वहाँ देखकर जोर जोर से रोर भी करने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम बाईचैंग को देखते हैं जो कि एक और डिसेबल आ जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था कि तभी उसे उसकी सिस्टम बताती है कि तुम्हारे आने वाले नए डिसेबल को तुम्हारे स्पिरिचुअल रियलम वाले स्पिरिट ड्रैगन ने खा लिया है और अगर तुमने जल्दी अपने स्पिरिचुअल रियलम में जाकर अपने डिसेबल को ना बचाया तो हो सकता है तुम्हारा स्पिरिट ड्रैगन उसे खत्म कर दे। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग वहीं से चलाते हुए अपने स्पिरिट ड्रैगन से गुस्से से कहता है, बेवकूफ कहीं के, जल्दी से मेरे डिसेबल को बाहर निकालो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं जो कि खुद ही अपनी सुप्रीम बॉडी का यूज करते हुए उस ड्रैगन के साथ साथ बाईचैंग के स्पिरिचुअल रियलम से भी बाहर आ गया था। और यूशिन की ऐसी कमाल के पावर्स को देखकर हीटियन उससे इंप्रेस होते हुए कहता है कि इसकी ये सुप्रीम बॉडी तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, काश मेरे पास भी ऐसी सुप्रीम बॉडी होती। वहीं यूशिन की पावर्स को अवेकन करने और उसे अपने सेट में शामिल करने के रिवार्ड में बाईचैंग की सिस्टम उसे कल्टीवेशन रूम देती है जहां वो अपने साथ साथ अपने डिसेबल्स की भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करवा सकता था। ये देखकर बाईचैंग खुश होते हुए अपने सभी डिसेबल्स को जल्दी से उसी कल्टीवेशन रूम के अंदर भेज देता है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन वो यूशिन को वहीं पे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें उस कल्टीवेशन रूम के अंदर प्रैक्टिस करने से पहले इन दोनों टेक्निक्स को अच्छी तरह से मास्टर करना होगा ताकि तुम भी अपने बाकी सभी साथी डिसेबल्स के साथ आ जाओ। और ये कहकर बाईचैंग उसे वही दोनों टेक्निक बुक्स दे देता है। और ये सब करने के बाद बाईचैंग अपने उसी तालाब के पास आ जाता है जहाँ उसे कल्टीवेशन रूम के अंदर जो हो रहा था उसे उस तालाब में एक पोर्टल के जरिए सब कुछ दिखाई दे रहा था, जहाँ कल्टीवेशन रूम के अंदर उसके सभी डिसेबल्स का सामना अपने अपने डर से हो रहा था, जिस वजह से देखते ही देखते उन सभी की हालत थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और बाईचैंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि अपने अपने दुश्मन का सामना करते हुए तुम्हारे सभी डिसेबल्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए जल्दी से उन सभी को अपने कल्टीवेशन रूम से बाहर बुला लो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने जल्दी से अपने सभी डिसेबल्स को उस कल्टीवेशन रूम से बाहर निकालते हुए उस कल्टीवेशन रूम को वहाँ पे बंद कर दिया था। और वहाँ पे वाकई उसके सभी डिसेबल्स की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके सभी डिसेबल्स को ऐसा लग
रहा था कि शायद उन सभी ने अपने मास्टर को नाराज कर दिया है, इसलिए वो बाईचेंग से कहते हैं मास्टर प्लीज हमें एक और मौका दीजिए, इस बार हम लोग इस कल्टीवेशन रूम के अंदर जाकर अपने डर से लड़ते हुए उसे वहाँ पे हरा देंगे। जिसपे बाईचेंग उन सभी को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि ओके ओके, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से तुम लोगों को यहाँ पे कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन सभी को वहाँ पे खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ बाईचेंग अपने सभी डिसेबल से कहता है कि अगर तुम लोग उस कल्टीवेशन रूम के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो तो उससे पहले तुम सभी को अपने अंदर के डर पे काबू पाना होगा। अपने डर को काबू किए बगैर तुम लोग कभी भी उस कल्टीवेशन रूम के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अपने मास्टर बाईचेंग की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे और अब वो सभी अपने अपने डर से लड़ने के लिए काफी ज्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद देखते ही देखते बाईचेंग की वो तीनों डिसेबल्स एक बार फिर से उस कल्टीवेशन रूम के अंदर जाते हुए अपने अपने डर का सामना करते हुए उनके साथ फाइट करने लगते हैं। पर अब उन तीनों ने यहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में अपने अपने डर पे काबू पाते हुए न सिर्फ उन्हें वहाँ पे हरा दिया था बल्कि अपने डर को वहाँ पे पूरी तरह से खत्म भी कर दिया था। लेकिन हीटियन इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता और अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से उसका डर उसके ऊपर हावी हो गया था, जो कि उसे सेम पिछली बार की तरह एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और जब हीटियन दोबारा उस कल्टीवेशन रूम से बाहर आता है तो उस बेचारे की सारी हिम्मत ही वहाँ पे टूट चुकी थी, जो देखकर बाईचेंग उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपने डर पे कैसे काबू पाते हैं। और ये कहकर जैसे ही बेचारा बाईचेंग उस कल्टीवेशन रूम के अंदर एंटर करता है तो उसका सामना भी वहाँ पे अपने डर के साथ होता है और उसका डर वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने डिसेबल्स ही थे, जो कि सभी बाईचेंग को वहाँ पे घेरते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। और बाईचेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने डिसेबल से मार खाते हुए देखकर उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके पूरे मजे ले रही थी, जो देखकर बाईचेंग उसी से अपनी सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर उसकी सिस्टम उसे वहाँ से बाहर निकाल पाती उससे पहले ही उसके सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे मिलकर उसे मार मार के उसका पूरा थोबड़ा ही सुझा दिया था। और बाईचेंग के सूजे हुए फेस को देखकर बाईचेंग की सिस्टम के साथ साथ उसका स्पिरिट ड्रैगन भी वहाँ पे बाईचेंग का मजाक उड़ाने लगा था, जो देखकर बाईचेंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से खुद से ही कहता है कि आखिर कब तक सभी लोग इस तरह से मेरा मजाक बनाते रहेंगे, क्या मैं कभी भी पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। यहाँ पे बाईचेंग को वाकई काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि इल्यूजन में ही सही पर आज उसने अपने डिसेबल से मार खाई थी और ये बात बाईचेंग को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम हीटियन को देखते हैं, जिसे अभी भी अपने डर से लड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और हीटियन का डर कोई और नहीं बल्कि चेंग हाओ और उसकी अपनी फियांसी ही थी। वो दोनों लगातार वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारे जा रहे थे और साथ साथ उसे वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। उन दोनों की कड़ी हुई बातें सुनकर हीटियन को वहाँ पे अपने मास्टर की याद आती है कि कैसे उसके मास्टर उसकी मदद करते हुए उसे अपने क्लैन में ले आए थे और आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर की वजह से ही है। और ये सब याद करके हीटियन गुस्से से खुद से ही कहता है नहीं, मैं ऐसे यहाँ पे अपनी हार नहीं मान सकता, ऐसे तो मेरे मास्टर की मेरे ऊपर की हुई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आज मैं इन दोनों को दिखा दूंगा कि मैं वो पहले वाला कचरा नहीं रहा बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और उसके बाद देखते ही देखते हीटियन ने अपने डर पे काबू पाते हुए अपने डर को हराते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और जैसे हीटियन वहाँ पे उस कल्टीवेशन रूम से बाहर आता है तो बाईचेंग उसे याद दिलाते हुए कहता है कि 1 महीना पूरा होने में बस अब 3 दिन ही बचे हैं। तुम्हें याद है ना कि हम दोनों ने चेंग हाओ के चलने को एक्सेप्ट किया था, जैसे तुम्हें पूरे 1 महीने के बाद फाइट में हराना था। जिस पे हीटियन भी जोश होते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, मुझे सब कुछ याद है और मैं उस चेंग हाओ के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें इवल ब्लड सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेंग हाओ भी उस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था। पर अब ये फाइट सिर्फ चेंग हाओ की नहीं रही थी बल्कि अब ये पूरे इवल ब्लड सेट की इज्जत का सवाल था। इसलिए इवल ब्लड सेट के एक मास्टर चेंग हाओ को एक डिमोनिक पिल देते हुए कहता है कि अगर तुम फाइट के दौरान हारने लगो तो इस पिल का यूज कर लेना, ये पिल तुम्हारी फाइट में काफी ज्यादा मदद करेगी। अपने मास्टर की ये बात सुनकर चेंग हाओ ने भी वहाँ पे खुशी खुशी उस डिमोनिक पिल को ले लिया था। हालांकि वो अपने मन में सोचते हुए कह रहा था कि उस कचरे हीटियन को हराने के लिए इस पिल का तो क्या मुझे अपनी आदि पावर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। और यही सब सोचकर चेंग हाओ वहाँ पे अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वहाँ पे खड़े केल्डर उस मास्टर के पास आते हुए कहते हैं मास्टर, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना कि वो डिमोनिक पिल कितनी ज्यादा खतरनाक है, कहीं उस डिमोनिक पिल को कंज्यूम करते हुए चेंग हाओ की जान ही ना चली जाए। जिस पे वो मास्टर वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि इस फाइट को जीतना अब हमारे सेट की इज्जत का सवाल है और मैं अपने सेट की इज्जत बचाने के लिए चेंग हाओ जैसे 10 डिसेबल्स को भी कुर्बान कर सकता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और आज फाइनली वही दिन आ गया था जब इवल ब्लड सेक्ट में हीटियन और चेंग हाओ के दरमियान फाइट होने वाली थी। और ऊपर से बाईचेंग की सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि तुम्हें वहाँ पे कोई डिसेबल भी मिलने वाला है जिसे तुम्हें अपने सेट में शामिल करना होगा, पर अगर तुम इस टास्क में फेल हो गए तो मैं तुम्हारे सर के सारे बाल उड़ाते हुए तुम्हें टकला बना दूंगी। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर तो बेचारा बाईचेंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन अब मेरा सवाल ये था कि वो लोग इवल ब्लड सेक्ट में जाएं कैसे, क्योंकि अगर वो लोग पैदल वहाँ के लिए निकले तो उन्हें वहाँ जाते जाते 5 दिन से भी ज्यादा का समय लग जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिक ये कंपटीशन हार जाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन तो आज ही होने वाला था। बाईचेंग इस बारे में अपनी सिस्टम से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास इतने पॉइंट नहीं बचे थे कि उसकी सिस्टम उसकी कुछ मदद कर सके। और अभी यही सब सोचते हुए बाईचेंग और उसके डिसेबल्स वहाँ पे परेशान हो ही रहे थे कि तभी अचानक कि वो प्रिंस वहाँ पे सभी को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो और अपने मास्टर के ऊपर भरोसा रखो, हमारे मास्टर वहाँ जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और इसी तरह वो प्रिंस वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफों के पुल बांधने लगा था, जिसकी वजह से बाईचेंग को वहाँ पे अपने सिस्टम की तरफ से एक रिवार्ड मिलता है जिसमें वो एक बार फिर से टेलीपोर्टेशन एरे का यूज कर सकता था। ये देखकर तो बाईचेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसके बाद बाईचेंग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ इवल ब्लड सेक्ट में पहुंच गया था। और इस तरह से बाईचेंग और उसके डिसेबल्स को वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए देखकर इवल ब्लड सेक्ट के मास्टर को भी एक
झटका लगता है। वो मास्टर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये पर्सन कौन से लेवल पे है जो ये अपने आने जाने के लिए इस तरह से टेलीपोर्टेशन एरे का यूज कर रहा है। और ये सोचकर वो मास्टर वहाँ पे बाईचैंग की पावर्स को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी उसे वहाँ पे बाईचैंग का पावर लेवल दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से तो अब उसे बाईचैंग और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगा था। और सबसे बड़ा झटका तो उन लोगों को वहाँ पे हीटियन को देखकर लगता है, क्योंकि हीटियन भी अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहा, बल्कि हीटियन भी उन लोगों को पहले से काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। लेकिन चेंग हाओ को तो अभी भी वहाँ पे यही लग रहा था कि इस कचरे को तो मैं किसी चींटी की तरह मसलते हुए बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और ये सोचकर चेंग हाओ अचानक वहाँ पे अपनी डिमोनिक सोर्ड को बाहर निकालते हुए हीटियन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हीटियन भी वहाँ पे अपनी उसी लकड़ी वाली सोर्ड का यूज करते हुए न सिर्फ वहाँ पे चेंग हाओ के सभी हमलों को रोक रहा था, बल्कि उसे बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। और तभी अचानक हीटियन वहाँ पे चेंग हाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बैटल अरीना में पीछे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चेंग हाओ की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और तभी वो मास्टर इशारे से वहाँ पे चेंग हाओ को वही डिमोनिक पिल खाने के लिए कहता है। अपने मास्टर का इशारा देखकर चेंग हाओ ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से उस डिमोनिक पिल को वहाँ पे खा लिया था। और उस पिल को खाने की वजह से चेंग हाओ की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर तो बेचारा हीटियन वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन बाईचैंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम बस उसी टेक्निक का यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हीटियन भी बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही करता है, और उसने वहाँ पे अपनी सूट टेक्निक की मदद से चेंग हाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे वहाँ पे हरा दिया था। और चेंग हाओ को हराने की वजह से हीटियन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज उसने फाइनली अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। पर अभी हीटियन वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक ही ब्लड इवल सेट का वही मास्टर हीटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अपनी क्लैन की बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। लेकिन वो हीटियन तक पहुंच पाता उससे पहले ही बाईचैंग अपनी सिस्टम की पावर्स की मदद से उस मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। और बाईचैंग वहाँ पे उस मास्टर की जान ले पाता उससे पहले ही ब्लड इवल सेट का वो एल्डर भागते हुए आकर बाईचैंग के कदमों में गिर जाता है, और वो बाईचैंग से अपने मास्टर को छोड़ने की भीख मांगने लगा था, जो देखकर बाईचैंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उस मास्टर को छोड़ देता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि बाईचैंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए कहते हैं कि तुम्हें अगले 1.5 घंटे के अंदर अंदर उस डिसेबल को अपने सेट के अंदर शामिल करना होगा, वरना तुम टकले हो जाओगे। और तभी वहाँ पे हीटियन की उसी फियांसे की एंट्री होती है, जो कि हीटियन से माफी मांगते हुए उसे अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चेंग हाओ ने पिछले 1 महीने में उसको जीना ही आराम कर दिया है। पर हीटियन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहते नहीं, अब तुम वो मौका गवा चुकी हो, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग है। और ये कहते हुए हीटियन अपने मास्टर के साथ वहाँ से निकल गया था। उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 1.5 घंटा पूरा होने में सिर्फ 8 मिनट ही बचे थे, जिसकी वजह से बाईचैंग की परेशानी भी वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। पर तभी अचानक वहाँ पे डिमोनिक क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे किसी कल्टीवेटर का पीछा करते हुए उसे वहाँ पे ढूंढ रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ पे ज़ुआन नाम के एक डिसेबल की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स के सामने आते हुए कहता है, तुम लोगों को मुझे यहाँ पे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ गया हूँ। उस लड़के ज़ुआन को देखकर वहाँ पे बाईचैंग की सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि ये वही लड़का है जिसे तुम्हें अपना डिसेबल बनाते हुए अपने सेक्ट में शामिल करना है, जो देखकर तो बाईचैंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और तब तक वहाँ पे ज़ुआन और उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी। पर हम देखते हैं कि ज़ुआन काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में उन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी। और असल में ये डिमोनिक क्लैन के कल्टीवेटर्स ज़ुआन की फैमिली से उनकी सीक्रेट टेक्निक चुरा कर भाग रहे थे। और जैसे ज़ुआन वहाँ पे इन सभी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी अचानक ही वहाँ पे डिमोनिक क्लैन के मास्टर ने अपनी पावर का यूज करते हुए ज़ुआन को वहाँ पे अपने इल्यूजन में ट्रैप कर दिया था। और डिमोनिक क्लैन का वो मास्टर वहाँ पे ज़ुआन की जान ले पाता उससे पहले ही बाईचैंग बीच में आते हुए उसे कहता है, चुपचाप पीछे हट जाओ, अगर तुमने उसे हाथ लगाने की भी गलती की तो तुम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वो सभी डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे बाईचैंग को इग्नोर करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर बाईचैंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सिस्टम की मदद से उन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगता है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सभी के सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स वहाँ पे सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाईचैंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करते हुए ज़ुआन को लेकर अपने सेक्ट में आ जाता है, और खुद को वहाँ पे उस जगह से टेलीपोर्ट होते हुए देखकर ज़ुआन काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। तभी बाईचैंग ज़ुआन को अपने सेक्ट में शामिल होने की ऑफर देता है, जिसे ज़ुआन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी कबूल कर लिया था, क्योंकि बाईचैंग उसकी नजरों में एक ग्रेट मास्टर से कम नहीं था। और ज़ुआन के उसके सेक्ट में शामिल हो जाने की वजह से बाईचैंग की सिस्टम भी उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहती है। लेकिन ज़ुआन बहुत ही ज्यादा घमंडी था, क्योंकि जैसे ही बाईचैंग उसके पास को अवेकन करने के लिए उसे छूने की कोशिश करता है, तो वो बाईचैंग को खुद को छूने ही नहीं देता, जो देखकर बाईचैंग उससे कहता है कोई बात नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। पर ज़ुआन का बाईचैंग के ऊपर ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा कम था, जो देखकर उसकी सिस्टम बाईचैंग से कहती है कि अगर तुमने इसके ट्रस्ट लेवल को 100% कर दिया तो उसके रिवार्ड में मैं तुम्हें एक वाली सोर्ड दूंगी। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग भी खुश होते हुए इसके लिए मान जाता है, और ये सोचकर बाईचैंग अपने सेट की दोनों पावरफुल टेक्निक्स ज़ुआन को भी सीखने के लिए दे देता है। पर ज़ुआन को वो बुक्स देने के बावजूद भी उसका ट्रस्ट लेवल सिर्फ 1% ही बढ़ता है। ये देखकर बाईचैंग उसका ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर भेज देता है, जहाँ ज़ुआन का सामना अपनी एक डिमोनिक रूप के साथ होता है। और यही ज़ुआन का सबसे बड़ा डर था, जैसे वो आज तक किसी तरह से बचते हुए आ रहा था। और तभी अचानक ही वहाँ पे उसका डिमोनिक रूप उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ुआन भी यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर था, वो अपने डिमोनिक रूप के साथ फाइट करते हुए
हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था, लेकिन उसका डिमोनिक रूप उसे वहाँ पे उकसाते हुए बस यही कहे जा रहा था, मेरी बात मान लो और एक डीमन बनते हुए मेरे रास्ते पे चलो। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक डीमन बनने के बाद तुम्हें क्या क्या मिलेगा। और इसी बीच ली ज़ुआन का वो डिमोनिक रूप मौके का फायदा उठाते हुए अपना डिमोनिक और ली ज़ुआन की बॉडी के अंदर डालने लगता है ताकि ली ज़ुआन पूरी तरह से एक डीमन बन जाए। पर बाइचेंग जो कि बाहर बैठे ये सब देख रहा था, वो अचानक ही अपने कल्टीवेशन रूम को बंद करते हुए ली ज़ुआन को बाहर ले आता है, जहाँ अपने उस डिमोनिक रूप के साथ फाइट करके ली ज़ुआन की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पर वहाँ पे ली ज़ुआन को बाइचेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका ट्रस्ट लेवल भी वहाँ पे बाइचेंग से कम होते हुए 1% पे आ गया था, क्योंकि आज तक ली ज़ुआन अपनी जिस डर से भागते हुए आ रहा था, बाइचेंग ने ली ज़ुआन का सामना उसी से करवा दिया था, जो कि ली ज़ुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी यूशेंग वहाँ पे उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मास्टर तो तुम्हें यहाँ पे ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि फ्यूचर में कोई तुम्हारे डर का गलत फायदा ना उठा ले। और यूशेंग की बातों का यहाँ पे ली ज़ुआन के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा असर हो रहा था, क्योंकि अब उसका ट्रस्ट लेवल 1% से बढ़ते हुए डायरेक्ट 15 पे आ गया था। वही ली ज़ुआन को समझाने के बाद यूशेंग खुद भी अपनी प्रैक्टिस के लिए उस कल्टीवेशन रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ उसका सामना अपने अंकल के साथ हो रहा था, जहाँ यूशेंग अंकल इमोशनली तौर पे उसके ऊपर अत्याचार करते हुए उसकी सुप्रीम बॉडी की हर एक बूंद को तोड़ता जा रहा था। लेकिन अब यूशेंग भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और वो अचानक ही वहाँ पे अपने डर पे काबू पाते हुए अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर्स का यूज करके अपने अंकल को वहाँ पे एक झटके में हरा देता है। और ली ज़ुआन जो कि बाहर बैठा हुआ बाइचेंग के साथ ये सब देख रहा था, उसे भी अब कल्टीवेशन रूम का सारा मजरा समझ आ गया था, जिसकी वजह से उसका ट्रस्ट लेवल भी वहाँ पे बाइचेंग के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि अब डायरेक्ट वहाँ पे 50% पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से बाइचेंग भी वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी ली ज़ुआन बाइचेंग को वहाँ पे उसकी पावर को भी अवेकन करने के लिए कहता है, जिसपे बाइचेंग उसे कहता है कि अभी तुम्हारी फिजिकल बॉडी इस काबिल नहीं है कि मैं तुम्हारी पावर को अवेकन कर सकूं, इससे तुम्हारी मेडिटेंस भी डैमेज हो सकती है। बाइचेंग की ये बात सुनकर ली ज़ुआन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक ही उसका ट्रस्ट लेवल वहाँ पे 50 से गिरते हुए डायरेक्ट 1% पे आ गया था। ये देखकर बाइचेंग गुस्से से उसे किक मारते हुए अपने स्पिरिचुअल रियलम के अंदर भेज देता है, जो देखकर बाइचेंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और तुम्हें इन 3 घंटों के अंदर अंदर ली ज़ुआन के ट्रस्ट लेवल को 90% से ऊपर ले जाना होगा। जिसपे बाइचेंग भी गुस्से से अपनी सिस्टम से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे ऐसा घमंडी डिसेबल नहीं चाहिए। लेकिन बाइचेंग की सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि अभी ली ज़ुआन को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट लेवल 1% पे है और अगर ये ट्रस्ट लेवल 1% से भी कम हो गया तो ली ज़ुआन पूरी तरह से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर तो बाइचेंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल रियलम के अंदर ली ज़ुआन की डिमोनिक फॉर्म दोबारा वहाँ पे उसके पास आते हुए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगी थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि बाइचेंग अपनी सिस्टम की पावर्स की मदद से एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से ली ज़ुआन को अपने स्पिरिचुअल रियलम से बाहर ले आता है। और जैसे ली ज़ुआन वहाँ से बाहर आता है तो उसका ट्रस्ट लेवल वहाँ पे एक बार फिर से बढ़ते हुए डायरेक्ट 60 पे आ गया था, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे वहाँ पे बाइचेंग के ऊपर यकीन होने लगा था कि उसका मास्टर उसे किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी बाइचेंग उसे कहता है कि अब तुम मेरे डिसेबल हो और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत भी मेरी है। इवन अब तुम्हें अपने उस डिमोनिक रूप से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें एक डीमन नहीं बनने दूंगा। बाइचेंग की ये सारी बातें सीधा वहाँ पे ली ज़ुआन के दिल पे लग रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका ट्रस्ट लेवल बाइचेंग के ऊपर और ज्यादा बढ़ते हुए डायरेक्ट 89 पे आ गया था। इवन अब वो वहाँ पे अपनी पहले की हुई गलती के लिए भी बाइचेंग से माफी मांगने लगा था। और जैसे वहाँ पे ली ज़ुआन का ट्रस्ट लेवल 90 से ऊपर होता है तो बाइचेंग की सिस्टम ओपन होते हुए उसे कांग्रेट्स कहती है और उसी के साथ साथ उसे रिवार्ड के तौर पर एक हेवनली सोर्ड टेक्निक भी दे दी थी, जिसे बाइचेंग सीधे ली ज़ुआन को ही दे देता है, जिसके लिए ली ज़ुआन भी वहाँ पे बाइचेंग का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ली ज़ुआन वहाँ पे बाइचेंग से एक वेपन की भी मांग करता है। ली ज़ुआन की ये बात सुनकर बाइचेंग भी सोच में पड़ गया था कि अब वो इसे कौन सा वेपन दे, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे उस कुल्हाड़ी के ऊपर पड़ती है और बाइचेंग ने ली ज़ुआन को वहाँ पे वही कुल्हाड़ी ही दे दी थी और ली ज़ुआन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी उस कुल्हाड़ी को ले लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, में एक और क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ एल्डर्स अपनी क्वीन से एक पेपर के ऊपर साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्वीन बहुत ही एटीट्यूड से उन सभी को वहाँ पे मना कर देती है और क्वीन को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर वो सभी एल्डर्स भी डरते हुए वहाँ से भाग गए थे। तभी वहाँ पे एक और मिस्टीरियस लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कोल्ड टोन में उस क्वीन से कहती है, तुम्हारा एटीट्यूड तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।